नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रेलवे ALP में पूछे गए साइंस के 20 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग इसमें सेट वाइज देखेंगे, ठीक है, किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम हुआ था, वो सभी साइंस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 में पूछे गए साइंस के सभी 20 क्वेश्चनों को देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एम कोश में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। तो बताइए, एम कोश में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 8, 2, 18 या फिर 32। तो देखिए, एम कोश में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? वो जगह 18, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन कोश यानी कि क्या होता है कि मुख्य ऊर्जा स्तर भी इसको कहते हैं, ठीक है। वह क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कि कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है 2n² होता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे n क्या होता है? n जो होता है वो कोशों की संख्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम n का मान 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला में इसको सेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 पे पावर कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 कितना? 4, 4 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद अगर n का मान पहले 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको जो इलेक्ट्रॉन का बाहरी कोश की संख्या होता है उसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? उसमें रख सकते हैं, देखिए जब इसका मान बैठाइएगा ना 1 से लेकर के n का मान, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद फिर क्या 18 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 32 आएगा। तो इस तरह का मान आएगा, ठीक है। जो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कक्षा है, कितने कक्षा होता है? 4 कक्षा होता है। वो कौन कौन होता है? देखिए यहाँ पे K, L, M, N, ये सब कक्षा होता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपना घूर्णन करता है अपने कक्षा में। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक क्या कहलाता है। तो बताइए, जो स्वाद का पता लगाने वाले जो संग्राहक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संवेदी संग्राहक, रासायनिक संग्राहक, घृण संबंधी संग्राहक या फिर स्वाद संग्राहक। तो देखिए, स्वाद का पता लगाने वाले जो संग्राहक होते हैं वो कहलाते हैं स्वाद संग्राहक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में हम लोग कुछ और जान लेते हैं। देखिए, संग्राहक क्या होता है? तो संग्राहक वे अंग या फिर कोशिकाएं होती है जो प्रकाश, उष्मा या फिर बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देते हैं और संवेदी तंत्रिका को संकेत प्रेषित करते हैं, ठीक है। फिर देखिए कि स्वाद का पता लगाने के लिए जो है हम लोग जिस संग्राहक का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उसे स्वाद संग्राहक कहते हैं। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, ये सब आप जरूर देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है कि इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो बताइए, इनमें से कौन सा है जो अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए, इनमें से कौन सा है जो अम्ल का गुण नहीं है। देखिए क्या है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये तो बिल्कुल है। फिर क्या है कि अम्ल का स्वाद जो है वो कड़वा होता है, ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है कि अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाता है, बिल्कुल ये सही है। फिर यहाँ पे क्या है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का ऑप्शन बी क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये मैच नहीं करता, इसमें ये गलत हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वे अणु होते हैं जो H+ आयन देने में सक्षम होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। फिर देखिए कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? लवण बनाता है। फिर क्या कि कुछ उदाहरण देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पे क्या लिखते हैं? NaOH, ठीक है, यानी कि जब NaOH को हम लोग अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा NaCl, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा? वो जल बाहर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि H2O क्या होगा? यहाँ पे बाहर हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा? वो बनेगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और जल जो है यानी कि H2O जो है वो क्या होगा? वो बाहर हो जाएगा। तो ये है क्या? ये अम्ल का कुछ एग्जाम्पल है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ा करके संरक्षित किया जाता है। तो बताइए, किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है? गिरज लगाकर, मिश्र धातु बनाकर, गैल्वनीकरण करके या फिर एनोडीकरण करके।
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनीकरण करके, ठीक है। इसको हम लोग यशद लेपन भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए एक ग्रिज लगाकर क्या होता है, तो ग्रिज वहां पे लगाते हैं जब कोई दो गतिमान वस्तु होता है उसका घर्षण को कम करने के लिए हम लोग ग्रिज का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु क्या होता है, जब एक या एक से अधिक धातुओं को मिला करके जब कोई एक धातु बनाया जाता है तो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार एक होता है एनोडीकरण, ठीक है। तो एनोडीकरण क्या होता है, ये एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड का परत बनाया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग और डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। देखिए गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जिंक धातु की एक पतली परत जमा हो जाती है, ठीक है। फिर एक ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखिए ऐसा लोहे को हवा और नमी के संपर्क में आने से बचाकर जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि जिंक धातु जो है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होने के कारण हवा के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड की कठोर परत बना लेती है, जो हवा को इसके माध्यम से गुजरने से क्या करता है, वो रोक देता है। उसके बाद देखिए एनोडीकरण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एल्युमिनियम की जो धातु होता है वो हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, वो एक प्राकृतिक रूप से संरक्षक परत का निर्माण कर लेता है, ठीक है। वो होता है एनोडीकरण, यानी कि एनोडाइजिंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि एक उठे हुए हथौड़े में क्या होता है, तो बताइए एक उठे हुए हथौड़े में क्या होता है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए एक उठे हुए हथौड़े में होता है क्या, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो जब कोई वस्तु गति के साथ कोई ऊर्जा खपत करता है तो वो कहलाता है गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अब बाकी पेशीय ऊर्जा क्या होता है, पेशीय ऊर्जा वहां पे होता लगता है जहाँ पे पेशी, जहाँ पे मसल शरीर का यूज किया जाता है, शरीर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए जो ऊर्जा वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या आकार के कारण उपस्थित होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बाकी देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। जहाँ पे m क्या होता है, m मास होता है। उसके बाद g क्या होता है, g ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व होता है। और h क्या होता है, h हाइट यानी कि ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब एक हथौड़े को उठाया जाता है तो हथौड़े की ऊंचाई के कारण उसमें क्या लगेगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा लगेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद गतिज ऊर्जा के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। देखिए क्या कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होता है, ठीक है। यदि हम किसी वस्तु को गति देना चाहते हैं तो हमें बल लगाना होगा, बल लगाने से हमें कार्य करने की आवश्यकता होगा और कार्य पूरा होने के बाद ऊर्जा को वस्तु में हस्तांतरित कर दिया जाता है और वस्तु में एक नई स्थिति की गति के साथ आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये होता है गतिज ऊर्जा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है कि यदि किसी पिंड को त्रिज्या स्मॉल r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार जाने में t सेकेंड का समय लगता है तो वेग यानी कि v किसके द्वारा प्राप्त होगा, तो बताइए किसके द्वारा प्राप्त होगा, v बराबर t बटे 2πr या फिर v बराबर 2πr बटे t या फिर v बराबर 2πr² बटे t या फिर v बराबर πr बटे 2t। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा v बराबर 2πr बटे t, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि वृत्त गति क्या होता है, देखिए वृत्त गति एक वृत्त की परिधि के साथ किसी वस्तु की गति या फिर वृत्ताकार चाप के घूर्णन होता है और एक समान गति होता है इसमें, ठीक है। और देखिए वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं एक सर्कल, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। जब इस पे कोई वस्तु गति करेगा तो ये मान लेते हैं इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए हम निकाल सकते हैं क्या, इसका परिधि निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों को पता होता है कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। बाकी देखिए वेग का फॉर्मूला क्या होता था, विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक प्रकार का डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे विस्थापन की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं 2πr बैठा सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें जो घूरने में कितना समय लगेगा उसको क्या करेंगे t से डिवाइड कर देंगे। यानी कि देखिए वेग जो होता है वेग क्या है, एक वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि इसको वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि विस्थापन बटे टाइम, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यानी कि एक प्रकार का चाल है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी कौन होगा, यहाँ पे दूरी होगा वृत्त का परिधि, ठीक है, यानी कि 2πr, टाइम होगा t। तो हम कह सकते हैं कि v बराबर क्या होगा 2πr बटे t, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिराइव होता है ये फॉर्मूला। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है कि जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो बताइए जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, कक्षकों की संख्या घटती जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं या फिर कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है या फिर परमाणु का आकार घट जाता है। तो देखिए जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, वो होता है कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त नियम कहता है, क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुणों वाले तत्व नियमित अंतराल के बाद दोबारा आने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो कक्षक संख्या में वृद्धि होने लगता है और इसीलिए समूह में परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे देखिए, सोडियम इसको डिनोट करते हैं Na से, लिथियम को डिनोट करते हैं Li से। ये किस समूह के तत्व है, तो ये है समूह 1 के तत्व है। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है ये सब। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है कि डैश पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग बनता है। तो बताइए कौन सा है जो पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है? अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या फिर शुक्रवाहिका? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्रमार्ग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि मूत्रमार्ग, इसको इंग्लिश में हम लोग यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ठीक है, शरीर में स्थित एक नलिका होता है जो मूत्राशय और मूत्र द्वार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी मेटस, को जोड़ती है और इसी से होकर शरीर से मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है कि मुंह का पीएच किस स्तर से कम होने पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है? तो बताइए मुंह का पीएच किस स्तर से कम होने पर दांत का क्षय शुरू हो जाता है? 5.7, 5.5, 5.6 या फिर 5.4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, दांतों का क्षय मुंह में अम्ल के निर्माण के कारण होने लगता है। मतलब अगर मुंह में अम्ल का मात्रा अगर बढ़ने लगेगा तो दांतों का क्षय होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को शर्करा में विघटित करते हैं, जिससे दांतों की दंतवल्क के कोमल होने से दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि यह तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो होता है वो कितना है, 5.5 से कम होने लगता है, तो ये होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और चीज जान लीजिए। यहाँ पे पीएच का मतलब क्या होता है? देखिए पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का पावर इसमें बताया जाता है। ठीक है, कि हाइड्रोजन का जो पावर है वो कितना है, कम है कि ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको पीएच लिखा जाता है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक चीज देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अम्ल कब होता है? अम्ल तब होता है जब 0 से लेकर के 7 तक पीएच होता है तो वो अम्ल होता है। वो 7 से लेकर के 14 तक जब पीएच होने लगता है तो क्या होता है, वो क्षारी होने लगता है। ठीक है, और जब सिर्फ 7 होता है तो होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो बताइए निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि एक उभयधर्मी यौगिक एक अणु या आयन होता है जो एक अम्ल और एक क्षार दोनों के रूप में अभिक्रिया कर सकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देख लीजिए। एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है Al2O3 होता है। और एक होता है जिंक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला था ZnO। ठीक है, ये क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड का एक फॉर्मूला है ये। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है कि एक धारा यानी कि I एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाह कर रहा है। एक स्रोत द्वारा प्रतिरोधक में भी विभवांतर को बनाए रखा गया है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा क्या होगा? बताइए क्या होगा, V इंटू आई इंटू टी स्क्वायर होगा, या फिर V इंटू आई होगा, या फिर V इंटू आई इंटू टी होगा, या फिर V इंटू आई बटे टी होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां से हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है। देखिए विद्युत शक्ति क्या है, तो विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा को विद्युत परिपथ में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वही होता है विद्युत शक्ति। इसके बाद देखिए विद्युत शक्ति का समीकरण क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का समीकरण होता है P बराबर आई भी। ठीक है, जहां पर P क्या है, तो P विद्युत का शक्ति है, पावर है। ठीक है, वहीं पर I क्या है, तो I जो है विद्युत धारा है। और उसके बाद V क्या है, तो V वोल्टेज है। ठीक है, फिर बोलता है कि यदि आप बिजली को समय से गुणा कर देते हैं तो इससे आपको कुल ऊर्जा मिलने लगेगा, जो आमतौर पर 1 किलोवाट पर घंटा में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है कि P और F के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। तो बताइए P और F के बीच जब वस्तु को अवतल दर्पण में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा बताइए, अनंत पर होगा, F और C के बीच में होगा, दर्पण के पीछे होगा, या फिर C से परे होगा?
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्पण के पीछे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब वस्तु दर्पण के अक्ष यानी कि पी का मतलब क्या था, पी का मतलब यहाँ पर पोल होगा, ठीक है, और फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण के पीछे बड़े और आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण बड़े प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं हेडलाइट्स के लिए, डॉक्टर के द्वारा आंख चेक करने के लिए, नाक और कान की जांच करने के लिए, तो ये सब जगहों में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, ताकि छोटे वस्तु को बड़ा करके हम लोग देख सके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होगा। तो बताइए कि एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो 78 डिग्री क्या है, तो 78 डिग्री जो है वो सेल्सियस है, ठीक है। तो बोलता है कि केल्विन में इसको बदलिए। तो देखिए जब कभी भी सेल्सियस से, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और वापस जब हम लोग वापस केल्विन से सेल्सियस में आते हैं तो क्या करते हैं, उस समय क्या करते हैं, 273 में से सेल्सियस का मान को घटा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या निकल जाता है, वो सेल्सियस में वापस निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे, 78 में से 273 ऐड कर दीजिए। तो देखिए 273 ऐड कर देना है किसमें, तो 78 में से कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 11 हो गया, 7 7 14 1 15 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी कि 351 हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। देखिए पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। क्या है कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है, जो 273 केल्विन के बराबर होता है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, वो इक्वल टू होता है 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। फिर देखिए ये क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर होता है किसका, तो 273 केल्विन का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसीलिए डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेल्सियस से केल्विन और वापस फिर केल्विन से सेल्सियस में जाने का तरीका, ठीक है। एक देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्या होता है, C माइनस 0, यहाँ पे नीचे होता है 100, ठीक है। फिर बराबर में होता है F माइनस 32, नीचे होता है कितना, 180। फिर यहाँ पे बराबर में यहाँ पे कितना होता है, वो होता है K माइनस 273 बटे यहाँ पे कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस तीनों में से जिसका भी मान आपको देगा आप वहाँ पे इसका मान रख करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि उत्तक क्या है। तो बताइए उत्तक क्या है, इसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए उत्तक क्या है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान होती है लेकिन स्वरूप और कार्य में भिन्न होती है, या फिर कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न होती है लेकिन स्वरूप और कार्य में समान होती है, या फिर कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में भिन्न होती है, या फिर कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में समान होती है। उत्तक क्या है, तो उत्तक जो है वो कोशिकाएं जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य तीनों में समान होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब कोशिकाओं का एक समूह एक साथ आता है और एक सामंजस्य में समान कार्य करता है तो उसे उत्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। उसी प्रकार हड्डियां भी क्या है, हड्डियां भी एक संयोजी उत्तक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है ये सब, ठीक है। फिर देखिए कि शरीर में 4 प्रकार के उत्तक पाया जाता है, ठीक है। तो शरीर में कौन कौन से 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं उसका देखिए नाम याद रखिए, क्या क्या है। एक है उपकला उत्तक, उसके बाद है संयोजी उत्तक, फिर है मांसपेशी उत्तक, उसके बाद है तंत्रिका उत्तक, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक और एक है तंत्रिका उत्तक। तो ये 4 प्रकार के उत्तक पाया जाता है मानव शरीर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है कि अलैंगिक प्रजनन की एक प्रकार की पहचान कीजिए जिसमें प्रजनन पौधे के कुछ हिस्सों जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है। तो बताइए अलैंगिक प्रजनन की एक कौन सा प्रकार है जिसमें प्रजनन जो है पौधे के कुछ हिस्सों जैसे किस किस से होता है, तो जड़ से, तना से और पत्तियों के माध्यम से होता है। मुकुलन, वनस्पति के प्रसार, विखंडन या फिर विभंजन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति के प्रसार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए अलैंगिक प्रजनन का उपयोग कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के द्वारा किया जाता है। देखिए पौधों में अलैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो किस किस माध्यम से होता है, तो देखिए मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, वानस्पतिक प्रसार के द्वारा और बीजाणु के द्वारा पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। फिर देखिए कि मुकुलन क्या है, तो मुकुलन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक छोटे से मुकुल यानी कि कली से जीव बनती है। जैसे हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुंदन के लिए करता है।
हाइड्रा के कोशिकाओं में नियमित विभाजन के कारण एक मुकुल विकसित हो जाता है। इसके बाद देखिए विखंडन क्या होता है। तो विखंडन के दौरान एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक नए व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है। विखंडन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है द्विधारी विखंडन, एक होता है एकधारी विखंडन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या है कि एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए देखता है। यह इनमें से किस घटना के कारण होता है? विस्तृत परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पार्श्व परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। देखिए किसी समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए क्या है कि जब सतह पर आपतन के बाद प्रकाश कई कोणों पर परावर्तित होती है तो इस तरह के परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जब एक सतह पर आपतन होने के बाद प्रकाश जो है वो कई कोणों पर परावर्तित होने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ठीक है। देखिए एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए एक प्रकाश परिघटना होता है जिसमें प्रकाश की किरण जो है वो किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में होने लगता है। ठीक है, तो वही कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? देखिए भौतिक में गति में परिवर्तन के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन होने लगता है तो उसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए क्या क्या है? उदाहरण के लिए देखिए लहरें उथले पानी की तुलना में गहरे पानी में तेजी से चलता है तो ये क्या है? एक अपवर्तन का उदाहरण। ठीक है। बाकी देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो ये भी किसके कारण होता है? तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या है कि द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं के मान क्या होगा? यहाँ पे मान होगा कि मान क्या होगा यदि इसकी गति v जो है यदि इसकी गति v से 2 गुनी होकर 2v हो जाती है तो बताइए क्या होगा? 1/2 काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर 4 काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर 2 काइनेटिक एनर्जी होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए गतिज ऊर्जा जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, यदि द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है और वेग मीटर प्रति सेकेंड है तो गतिज ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा की इकाई होगा किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि अगर जो उसका वेग है जो v है वो 2 गुना हो जाए। ठीक है, मान लेते इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे v की जगह क्या बैठा देंगे? v की जगह हम लोग 2v बैठा देंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4v² हो जाएगा। ठीक है, और इसके अब मान लेते 4v हो जाएगा। अब इसके जगह पे फिर क्या वापस इक्वेशन 1 को बैठा दीजिए तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो होगा 4k हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पहले v था अगर उसको 2v कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 4 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले का 4 गुना हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यदि एक चालक का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, क्यों? तो बताइए कि अगर एक चालक का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, क्यों? क्योंकि I बराबर V माइनस R होता है या फिर I बराबर V/R होता है या फिर I बराबर R/V इंटू N होता है या फिर I बराबर V इंटू R होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा I बराबर V/R। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि यदि प्रतिरोध जो है वो अगर आधा कर देते हैं तो धारा क्या होगा? तो धारा 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि विद्युत प्रतिरोध को विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा होता है। देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक होगा। ठीक है, साथ ही हम कह सकते हैं कि जो करंट का जो सूत्र होता है यानी कि देखिए जहाँ पे हम कह सकते हैं कि I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर फॉर्मूला होता है V/R होता है। ठीक है, जहाँ पर V क्या है? V वोल्टेज है, R क्या है? R प्रतिरोध है और I क्या है? I धारा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि V और R में क्या है कि देखिए अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, और अगर वोल्टेज घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये एक दूसरे से क्या है? ये एक दूसरे से व्युत्क्रमणपाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्न में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा या तेल का प्रचुर स्रोत होता है? किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? गेहूं का, सोयाबीन का, अरंडी का या फिर सरसों का?
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोयाबीन क्या है, तो सोयाबीन जो है एक प्रोटीन युक्त सब्जी होता है, ठीक है। सोयाबीन में 2 प्रकार के स्वास्थ्य वसा होते हैं, जिनमें एक होता है ओमेगा 3 और एक होता है ओमेगा 6, ठीक है, जो फैटी एसिड कहा जाता है इसको। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 31 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम वसा या तेल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या है कि बोलता है कि स्तंभ 1 में दिए गए जीवों के नामों का स्तंभ 2 में दिए गए नामों के साथ मिलान करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस साइड में है, देखिए इस साइड में यहाँ पे है, तो देखिए तितली, उसके बाद यहाँ पे है केंचुआ, फिर गोरा, यहाँ पे मछली, यहाँ पे मछली हो जाएगा। तो बताइए किसका कहाँ पे होगा। देखिए सबसे पहली बात जो जानते हैं आप उसी को टिक लगाइए, ठीक है। जैसे देखिए मछली कहाँ से सांस लेता है, तो मछली क्लोम से लेता है, ठीक है, यानी कि डी का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे केंचुआ किससे लेता है, तो केंचुआ यहाँ पे त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोरैया किससे सांस लेता है, तो गोरैया आपका फेफड़ा से हो जाएगा, और तितली हो जाएगा आपका श्वास रंध्र से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा ऑप्शन में आपका, यहाँ पे देखिए डी का 2 है, तो डी का 2 कहाँ पे, देखिए डी का 2 देखिए यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद केंचुआ का क्या हो जाएगा, केंचुआ का त्वचा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4, बी का 4 कहाँ पे, देखिए बी का 4 यहाँ पे है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन इसका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए श्वसन क्या होता है, तो श्वसन जो है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को कोशिकाओं में ले जाना, भोजन को जलाने से ऊर्जा मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकालना, ये सब शामिल होता है श्वसन प्रक्रिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि श्वसन की प्रक्रिया जो है जो ऊर्जा मुक्त करती है शरीर की कोशिकाओं के अंदर होता है ये सब। उसके बाद देखिए क्लोम, जिसको इंग्लिश में गील बोलते हैं, ये क्या होता है, तो गलफड़ा जल जीवों में पाया जाने वाला एक श्वसन अंग होता है। इसका प्रयोग कर जलचर मतलब जल में रहने वाले जो जीव होते हैं को जलचर कहते हैं, ठीक है, पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, ठीक है, जैसे मछली हो गया। तो ये है क्लोम के बारे में। बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।